हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम आप लोगों का जो है मॉडल पेपर स्टार्ट किए हुए हैं, जिनका परीक्षा जो है मिर्ज़ापुर यूनिवर्सिटी माँ विंध्यवासिनी की परीक्षा स्टार्ट हो गई है। आज उनका पहला पेपर था स्टूडेंट। तो जो बच्चे आज फर्स्ट पेपर देने गए थे तो वो मुझे ज़रूर बताएंगे कि उनका एग्ज़ाम कैसा हुआ। तो आइए हम बात करते हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर। विषय है आपका होम साइंस है। पेपर कौन सा है? पेपर आप लोगों का 2 है और पेपर का नाम स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये 2026 का मॉडल पेपर हमने स्टार्ट किया हुआ है स्टूडेंट। अगर आप लोगों ने इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप लोग पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए। आज जो है आप लोगों का पार्ट 3 जो है मॉडल पेपर 3 है। ये आप लोगों का विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में भी आप लोगों को मतलब काम आएगा, और प्लस जो माँ विंध्यवासिनी यानी मिर्ज़ापुर जो यूनिवर्सिटी है उनके लिए भी जो है ये क्लास जो है उनके लिए लाभदायक होगी। आइए देखिए हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? ये 2025 का क्वेश्चन आज के मॉडल पेपर में हमने शामिल किया हुआ। तो देखिए, अनुसंधान प्रतिवेदन का अर्थ, उद्देश्य एवं तैयार करते समय ध्यान रखने योग्य बातों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, प्रत्येक अनुसंधानिक अध्ययन का अंतिम महत्वपूर्ण सोपान अनुसंधान प्रतिवेदन तैयार करना होता है। जब तक अनुसंधान कार्य का प्रतिवेदन न लिखा जाए तब तक अनुसंधान कार्य पूरा नहीं होता है। अतः किसी भी अनुसंधानिक कार्य को पूर्ण करने के लिए उसका प्रतिवेदन लिखना है। आप लिखो नहीं, लिखना अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, लिखना इसको बना लीजिए। देखिए, रिसर्च रिपोर्ट जो होता है, चाहे कोई भी अनुसंधान हो, रिसर्च रिपोर्ट जो है उसमें लिखना जो है अनिवार्य, क्योंकि रिसर्च रिपोर्ट से, या जिसको हम इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुसंधान प्रतिवेदन बोलते हैं, वो आप लोगों को जैसे वहाँ पर पता होगा कि वहाँ से मतलब आपका जो शोध का विषय है ये जो है रिसर्च प्रतिवेदन या अनुसंधान प्रतिवेदन से क्या होता है पता चलता है। आइए अब देखते हैं हम प्रतिवेदन का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, प्रतिवेदन का अर्थ क्या? अनुसंधान अध्ययन के दौरान प्राप्त तथ्यों के आधार पर लिखा गया लेख ही क्या है? प्रतिवेदन कहलाता है। प्रतिवेदन की परिभाषा देख लेते हैं। एक प्रतिवेदन विचरण एवं एकत्रित तथ्यों का एक लिखित विवरण है जो उन लोगों को स्पष्ट व विश्वसनीय सूचना प्रदान करता है जो कि प्रतिवेदन के विषय वस्तु को पूर्ण रूप से क्या है परिचित नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो प्रतिवेदन होता है, जो रिपोर्ट होता है, वो ऐसा होता है कि जो कि मतलब क्या है, मतलब पहले से जो है मतलब जो श्रोतागण हैं, उत्तरदाता हैं, वो जो क्या है वो परिचित नहीं है, लेकिन जो प्रतिवेदन लिखने पर जो है उससे क्या होते हैं वो भली भांति जो है परिचित हो जाते हैं। अब देखिए, परिभाषा हम देख लेते हैं। गुड एंड हॉट के अनुसार उन्होंने क्या बताया इसको। तो गुड एंड हॉट के अनुसार जब विज्ञप्ति को तैयार करना अनुसंधान का अंतिम चरण है, इसका उद्देश्य रुचि वाले लोगों का गहन अध्ययन के समस्त परिणामों को पर्याप्त विस्तार से बताना है एवं उन्हें इस तरह व्यवस्थित करना है जिससे प्रत्येक पाठक को तथ्यों को समझने एवं स्वयं के लिए निष्कर्षों को प्रामाणिकता का निश्चय करने के योग्य बनाया जाए। ठीक है, तो ये आप क्या होगा, आपका मतलब पूरी तरह से जो है रिसर्च प्रतिवेदन का जो है परिभाषा हो गया। अब आइए देखिए, जो रिसर्च प्रतिवेदन या अनुसंधान प्रतिवेदन जो है तैयार करते समय हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में देखिए। किसी समस्या का अनुसंधान करने के पश्चात अनुसंधान प्रतिवेदन तैयार करना बहुत कठिन कार्य है। अनुसंधान प्रतिवेदन में संबंधित समस्या की अत्यंत ही गहन दृष्टि, यहाँ पर होगा दृष्टि तथा वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की जाती है जिससे कि अनुसंधान प्रतिवेदन संबंधित समस्या का उचित एवं स्पष्ट चित्रण प्रस्तुत कर सके। ऐसी स्थिति में प्रतिवेदन तैयार करते समय और भी कठिनाई महसूस होती है। प्रतिवेदन तैयार करते समय निम्न बातों का ध्यान में रखना जो है आवश्यक होता है। तो कौन कौन सी बातें हैं स्टूडेंट, आइए उसको हम देखते हैं। पहला क्या है कि अनुसंधान समस्या की प्रकृति कैसी है। सबसे पहले क्या, हम जब अगर कोई टॉपिक सेलेक्ट करते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि उसका नेचर कैसा है। ठीक है, एक श्रेष्ठ अनुसंधान प्रतिवेदन लिखने के लिए यह आवश्यक है कि अध्ययन विषय की संबंधित समस्या की प्रकृति और उसके क्षेत्र आदि के बारे में संबंधित समस्त जानकारी जो है प्राप्त कर लेनी चाहिए। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा कौन सा बात का हम ध्यान रखेंगे? दूसरा है उपलब्ध साहित्य का अध्ययन। तो इसमें क्या है, जिस समस्या से संबंधित विषय पर अनुसंधान प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है उस
उस विषय पर उपलब्ध संपूर्ण साहित्य का गहन चिंतन व मनन कर लेना चाहिए। इसके अध्ययन से इस बात की जानकारी मिलेगी कि अनुसंधान प्रतिवेदन कैसे तैयार करना है अथवा कैसे नहीं। ठीक है, तो यानी उपलब्ध साधन यानी आपसे पहले जो भी आपने समस्या लिया उससे आपसे पहले जो है कि किसने इस पर जो है काम किया है, ये चीज़ की क्या होती है आप लोगों को जानकारी हो जाएगी। इसलिए कहा जा रहा है कि अनुसंधान प्रतिवेदन का जो है हमको वहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अगला देखिए अनुसंधान प्रतिवेदन की परिभाषा। तो अनुसंधान प्रतिवेदन की परिभाषा क्या है? तो प्रत्येक अनुसंधान प्रतिवेदन के लेखन में उसकी भाषा का, यहाँ परिभाषा नहीं होगा स्टूडेंट, ठीक है, अनुसंधान प्रतिवेदन की भाषा होगा। ठीक है, भाषा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अतः अनुसंधान प्रतिवेदन तैयार करने से पूर्व संबंधित भाषा जो है उस पर क्या है हमको ध्यान देना चाहिए। अब देखिए कौन कौन सा भाषा जो है इस पे हमको ध्यान देना है। तो पहला पॉइंट क्या है? अब देखिए पहला हमने क ख ग घ करके लिया है। देखिए अनुसंधान प्रतिवेदन की भाषा सरल, संतुलित और सामान्य होनी चाहिए। ठीक है, अनुसंधान प्रतिवेदन जो है उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए? पहली तो बात है कि भाषा जो है सरल होनी चाहिए, जैसे ज़्यादा क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो श्रोतागण है या उत्तरदाता है उनको क्या होगा, उनको जो है समझ में नहीं आएगा। दूसरा क्या है? अनुसंधान प्रतिवेदन को अनुसंधान प्रतिवेदन को जहां एक क्लिष्ट एवं कठिन भाषा से बचाया जाए, वहीं दूसरी ओर उसकी भाषा को इतना सरल भी न किया जाए कि अनुसंधान प्रतिवेदन का स्तर क्या हो, गिर जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे सामान्य भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस भाषा को इतना भी सरल न कर दीजिए कि मतलब जो हम रिसर्च रिपोर्ट जो बना रहे हैं, जो प्रतिवेदन हम तैयार कर रहे हैं, उसका क्या हो, स्तर जो है गिर जाए। इस बात का भी क्या है अनुसंधानकर्ता को ध्यान देना चाहिए। तीसरा क्या है? प्रत्येक विषय के अनुसंधान से संबंधित उसकी तकनीक शब्दावली होती है। अनुसंधान प्रतिवेदन में यथावत इन शब्दों का जो है प्रयोग करना चाहिए, मतलब हर चीज के, जैसे रिसर्च, ठीक है, रिसर्च क्या है? शब्दावली है। ठीक है, अनुसंधान क्या है? शब्दावली है। तो जैसे खोज को हम क्या कहेंगे? तो शब्दावली, तो वो हमको क्या करना, उसको हमको प्रयोग करते रहना। अगला क्या है हमारा? अनुसंधान प्रतिवेदन में जहाँ पर आवश्यक हो वहाँ जो है वहाँ तर्क होना चाहिए। ठीक है, तर्क टिप्पणियों का भी प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर क्या हो, तर्क और टिप्पणियों को क्या करना चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए। अब आइए देखिए हम चौथा बात क्या ध्यान में रखेंगे, तो श्रोताओं के अनुकूल। ठीक है, अनुसंधान प्रतिवेदन लिखने से पूर्व यह ज्ञात कर लेना चाहिए कि अनुसंधान प्रतिवेदन किस स्तर के व्यक्तियों से संबंधित है। ठीक है, अर्थात उन श्रोताओं का स्तर पर क्या जो अनुसंधान क्या है। ठीक है, उन श्रोताओं का स्तर क्या है, कॉमा, जो अनुसंधान प्रतिवेदन को पढ़ेंगे, सुनेंगे या समझने का प्रयास करेंगे। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम रिसर्च रिपोर्ट लिख रहे हैं, अनुसंधान प्रतिवेदन लिख रहे हैं, तो सबसे पहले हमको क्या है, उस विषय से संबंधित जो भी उत्तरदाता है, श्रोतागण है, तो उनका स्तर क्या है। ठीक है, वो मतलब पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं, या उसे समझ सकते हैं कि नहीं, ये सब चीज़ को क्या है हमको ध्यान देना होगा। इसलिए क्या कहा जा रहा है कि जो अनुसंधान प्रतिवेदन हो वो क्या, श्रोताओं के अनुकूल होना चाहिए। अब आइए देखिए पांचवा हम किस बात का ध्यान देंगे? अनुसंधान अध्ययन की विधियों का वर्णन करना। किसी समस्या के अनुसंधान को प्रमाणित सिद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें प्रयुक्त की जाने वाली विधियों का विवरण प्रस्तुत किया जाए। अनुसंधान अध्ययन में प्रयुक्त निदर्शन, अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार आदि का अनुसंधान प्रतिवेदन में जो है स्पष्ट विवरण जो है देना चाहिए। यानी कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो अनुसंधान प्रतिविधि है, ठीक, अनुसंधान प्रतिविधि है, उसमें हम कौन कौन से मेथड को अप्लाई कर रहे हैं, इसका जो है उस रिपोर्ट में जो है भली प्रकार से क्या करना चाहिए, वर्णन करना चाहिए। यानी कि जैसे आपने जो भी समस्या से खोज किया, उसका रिपोर्ट अगर आप तैयार करने जा रहे हैं, तो उसमें आपको करना क्या है, उसमें आपने किस मेथोलॉजी का उपयोग किया, ठीक है, किस मेथोलॉजी का मैंने अनुसूची बनाकर किया, कि आपने अवलोकन विधि का प्रयोग किया, कि आपने प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया, इन सब का क्या है, इन सब का जो है मतलब रिसर्च रिपोर्ट में क्या होना चाहिए, वर्णन करना
करना चाहिए। फिर आपका छठवां क्या है, यांत्रिक साधनों का यांत्रिक साधनों का विवरण, यानी अनुसंधान प्रतिवेदन को आकर्षक बनाने के लिए कुछ यांत्रिक साधनों का भी प्रयोग किया जा सकता है। यदि किसी समस्या के अनुसंधान में किसी यांत्रिक साधन का प्रयोग किया गया तो अनुसंधान प्रतिवेदन में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख जो है कर देना चाहिए। ठीक है, यानी उसमें कोई अंतर नहीं करना चाहिए, मतलब उस जो आपने टूल्स यूज किया है उस टूल्स का क्या है विवरण जो है, जैसे पायलट स्टडी के जरिए आपने किया तो आप जो है उसको जो वहाँ पर लिखेंगे और उसको बताएँगे, ठीक है? सातवां हमारा क्या है? सातवां जो है अनुसंधान अध्ययन का क्षेत्र, ठीक है? अनुसंधान यानी खोज का जो है आपको क्या है एक क्षेत्र का चुनाव करना होगा। तो उसके बारे में भी क्या है रिपोर्ट में आपको देना पड़ेगा कि आपने अपनी समस्या से संबंधित इस क्षेत्र का जो है आपने चुनाव किया, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए अनुसंधान प्रतिवेदन लिखने से पूर्व अनुसंधानकर्ता, यहाँ पर कर्ता ऐसे भी लिखा है, ठीक है? कर्ता को अनुसंधान के क्षेत्र का स्पष्ट रूप से पता लगाना चाहिए और अनुसंधान प्रतिवेदन में इसके क्षेत्र का स्पष्ट रूप से वर्णन कर देना चाहिए तथा अध्ययन की सीमाओं का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख कर देना चाहिए। प्रतिवेदन में इसके साथ-साथ क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों का भी उल्लेख कर देना चाहिए, ठीक है? अब कैसे-कैसे क्षेत्र का हम देखेंगे तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। देखिए पहला उसमें क्या दिया गया है, पहला दिया अध्ययन किए गए विषयों का विवरण, यानी जो भी आपने विषय लिया उसका क्या है विवरण बताना। दूसरा क्या है पॉइंट आपका, अध्ययन में जो महत्वपूर्ण तथ्य या प्रश्न छूट गए उनको क्या है विवरण में जो है उनको जो है शामिल करना चाहिए। तीसरा क्या, भविष्य में अनुसंधान कार्य के लिए दिशा निर्देश, यानी भविष्य में जो आपने शोध समस्या लिया उस पर जो है यह कार्य जो है शोध कार्य आगे हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसके लिए क्या आपके गाइडलाइंस है, ये दिशा निर्देश जो है आप देना, ठीक है? अब आइए देखिए आठवां जो है आठवां बातें कौन सा है, तो आठवां बात है आपका कि सांख्यिकी का प्रयोग, अनुसंधान प्रतिवेदन में जहाँ पर आवश्यक हो वहाँ पर आवश्यक समंक तालिकाओं और ग्राफों का प्रयोग भी करना चाहिए। प्रतिवेदन में सांख्यिकी मान्यताओं और परिकल्पनाओं का स्पष्ट रूप से जो है वर्णन करना चाहिए, ठीक है? प्रतिवेदन में क्या है आपने कौन-कौन से सांख्यिकी को अपनाया, जैसे आपने स्टैंडर्ड डेविएशन इसको अपनाया है कि आपने सामान्य माध्यमान को अपनाया, ये सब का क्या है विवरण जो है हमको क्या है रिसर्च रिपोर्ट में या अनुसंधान प्रतिवेदन में हमको देना चाहिए, ठीक है? अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, सारणियन की सीमाएं बताइए, ठीक है? क्या क्या दोष होते हैं? देखिए सारणियन की सीमाएं निम्न होती है। पहला, केवल अंकात्मक सूचना, यानी सिर्फ अंकों का मतलब सूचना देता है। तो देखिए सामाजिक तथ्य प्रायः गुणात्मक होते हैं। गुणात्मक सूचना सारणियन के द्वारा प्रस्तुत नहीं की जा सकती है, अतः सूचना का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग सारणियन के द्वारा जो है नहीं दिखाया जा सकता है। पहला जो है अवगुण या दोष ये हो गया। दूसरा क्या, उच्च ज्ञान आवश्यक, सामान्य रूप से कम शिक्षित व्यक्तियों के लिए सारणी के अंकों को समझना कठिन होता है, क्योंकि सारणी को समझने के लिए उच्च ज्ञान का होना जो है आवश्यक होता है, ठीक है? तीसरा हमारा क्या है, पूर्ण शुद्धता का अभाव, माने उसमें पूरी गारंटी नहीं है। फिर क्या, सारणी के अंदर किसी भी पद का महत्व स्वतंत्र रूप से दिखाना संभव नहीं होता है, जिससे कई महत्वपूर्ण पद गौण बन जाते हैं। इसलिए सारणी में सूचना से संबंधित पूर्ण शुद्धता जो है नहीं पाई जाती है। फिर क्या, मानसिक बोझ, सारणियों को समझने के लिए मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है, जबकि वर्णनात्मक व्याख्या जो है आकर्षक और रुचिकर होता है। तो ये क्या, ये 4 पॉइंट जो है आपके सारणियन के दोस्त के। अब आइए देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला है आपका नियंत्रित निरीक्षण के गुण या लाभ बताइए। तो देखिए नियंत्रित निरीक्षण के गुण क्या होते हैं। पहला क्या, नियंत्रण, इस प्रकार के निरीक्षण का मौलिक गुण नियंत्रण है। निरीक्षक को उन सभी स्वतंत्र चरों पर नियंत्रण प्राप्त होता है जिसका प्रभाव अध्ययन विषय पर पड़ने की संभावना रहती है। इसके अतिरिक्त निरीक्षक इस स्थिति में होता है वह अपने ऊपर भी नियंत्रण रख सकता है, लेकिन यही आपका जो अनियंत्रित निरीक्षण होता है उसमें जो है नहीं पाया जाता है। दूसरा क्या है आपका परिचालन। परिचालन में क्या है, परिचालन देखिए क्रमबद्ध या यांत्रिक निरीक्षण में परिचालन का गुण पाया जाता है। निरीक्षक अपनी समस्या या उद्देश्य के अनुसार चरों का परिचालन करता है तथा अध्ययन विषय पर उसके प्रभाव को निर्धारित करता है। यह अनियंत्रित निरीक्षण में नहीं होता है, ठीक है? तो यानी कहने का मतलब क्या है कि जो परिचालन होता है उसमें क्या है, उसमें जो मतलब उसका भी विषय पर क्या होता है प्रभाव जो है पड़ता है, और यह जो है मतलब अध्ययनकर्ता को मतलब शो करता है, ठीक है? जबकि यही क्या है अनियंत्रित निरीक्षण
वाले में विधि में नहीं पाया जाएगा। पृथकीकरण में क्या है, इस प्रकार के निरीक्षण या प्रेक्षण में अनुसंधानकर्ता बहुत से स्वतंत्र चरों में से किसी एक या एक से अधिक चरों को अलग करके उसके प्रभाव का अध्ययन विषय पर प्रदर्शित कर सकता है। जैसे पारस्परिक प्रतिक्रिया, प्रजातिगत पूर्ण धारणा, सांप्रदायिक पूर्ण धारणा, लिंग, धर्म और क्षेत्र आदि का प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन यदि निरीक्षक केवल जातिगत पूर्ण धारणा के प्रभाव का अध्ययन करना चाहता है तो वह केवल इसी कारक का को एक अलग करके पारस्परिक व्यवहार पर उसके प्रभाव को जो है वो प्रदर्शित कर सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि आप चाहें तो एक टॉपिक मतलब पर जोड़कर कर सकते हैं, आप चाहें तो अनेकों टॉपिक को मिलाकर एक टॉपिक बनाकर आप उस पर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है, सत्यापन। सत्यापन में क्या है, वातावरण के नियंत्रण होने के कारण क्रमबद्ध निरीक्षण विधि में सत्यापन का गुण निहित होता है। एक परिस्थिति में प्राप्त परिणामों का सत्यापन दूसरी स्थिति में करना जो है संभव होता है। परिशुद्धता का नियंत्रण निरीक्षण में परिशुद्धता का गुण पाया जाता है, क्योंकि इस निरीक्षण में अध्ययन विषय के साथ साथ निरीक्षक पर भी क्या होता है, नियंत्रण पाया जाता है। अब आइए छठा पॉइंट हम देखते हैं, वस्तुनिष्ठता। नियंत्रित निरीक्षण का एक मुख्य गुण वस्तुनिष्ठता है। वातावरण के नियंत्रण होने के कारण वस्तुगत रूप से निरीक्षण करना जो है संभव होता है। उच्च विश्वसनीयता। नियंत्रित निरीक्षण में उच्च विश्वसनीयता का गुण पाया जाता है। विभिन्न परिस्थितियों में किए गए निरीक्षकों के आधार पर उच्च प्राप्त परिणामों में संगति और स्थिरता पाई जाती है। उच्च वैधता। इस प्रकार के निरीक्षण में उच्च वैधता का गुण पाया जाता है। विशेष रूप से भविष्यवाणी जो है अधिक वैधता में जो है पाई जाती है। भविष्यवाणी की वैधता जो है अधिक पाई जाती है। अब आइए देखिए आगे हम बात करते हैं शोध प्रक्रिया के चरण और शोध के महत्व को विस्तृत लिखिए। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका फर्स्ट पेपर में भी आ सकता है और सेकेंड पेपर में भी आ सकता है। चरण हमेशा पूछता है। ठीक है, वैज्ञानिक अनुसंधान या सामाजिक अनुसंधान या मनोवैज्ञानिक अनुसंधान एक लंबी प्रक्रिया है। अनुसंधान का लक्ष्य नए ज्ञान की खोज करना तथा पुराने ज्ञान की जांच करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुसंधानकर्ता को अनेक चरणों या अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। सभी अनुसंधान कार्य में निम्नलिखित चरण या अवस्थाएं पाई जाती है। तो देखिए चाहे कोई भी शोध कार्य हो, ठीक है, कोई भी शोध कार्य हो उसको क्या है मतलब चरणों या अवस्थाओं से होकर गुजरना ही पड़ता है। तो शोध की पहली समस्या क्या है, तो शोध की पहला चरण क्या है शोध का, तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब रिसर्च का पेपर पढ़ा रहे थे तभी हमने बताया था कि जो शोध का जो पहला चरण क्या होता है, आपका अनुसंधान समस्या होता है। जब आपके पास समस्या ही नहीं रहेंगी तो आप अनुसंधान जो है किस पर करेंगे। तो देखिए पहला चरण आपका क्या है, पहली चरण या पहली अवस्था क्या होती है, अनुसंधान समस्या होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या, किसी भी अनुसंधान की पहली अवस्था अनुसंधान समस्या या चरण समस्या होती। समस्या के बिना अनुसंधान कार्य आरंभ ही नहीं हो सकता। यह बात मनोवैज्ञानिक अनुसंधान तथा सामाजिक अनुसंधान पर भी लागू होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो गृह विज्ञान के शोध पर लागू होगी, नहीं, ये सभी विषयों पर लागू होगी, चाहे वो मनोवैज्ञानिक अनुसंधान हो चाहे सामाजिक अनुसंधान। किसी भी अनुसंधान की पहले चरण जो है समस्या की खोज करना ही होता है। चाहे कोई भी अनुसंधान हो, सबसे पहले उसका चरण क्या है, समस्या की खोज करना होता है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या, परिचय। तो अनुसंधान की दूसरी अवस्था या दूसरा चरण क्या है, तो परिचय होता है। इस अवस्था में अनुसंधानकर्ता, ठीक है, अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान समस्या का परिचय देता है। वह समस्या के विभिन्न घटकों की व्याख्या करता है। जैसे अनुसंधानकर्ता के सामने समस्या यह है कि रूढ़िवाद पर संज्ञानात्मक कारकों और असंज्ञानात्मक कारकों का प्रभाव किस रूप में पड़ता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि उसके पास जो अनुसंधान करता है उसके पास ये समस्या आ गई कि रूढ़िवाद पर के जो है क्या है, संज्ञानात्मक तथा असंज्ञानात्मक कारकों का क्या है, प्रभाव पड़ता है। इस समस्या में मुख्य 3 घटक हैं, रूढ़िवाद, संज्ञानात्मक कारक और असंज्ञानात्मक कारक होगा। यहाँ पर कार्य नहीं होगा, इसको आप लोग बना लीजिएगा, कारक होगा, इसको बनाइएगा, ठीक है, कारक। तीसरा पॉइंट क्या है, साहित्य समीक्षा। इस अवस्था में अनुसंधान समस्या से संबंधित साहित्य की समीक्षा करता है। दूसरे शब्दों में अनुसंधान करता, ठीक है, करता ऐसे अध्ययनों का
पूर्वावलोकन करता है जो अनुसंधान समस्या से प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है। चौथा हमारा क्या चरण है, परिकल्पनाएं। ठीक है, परिकल्पना यानी फिर इसमें क्या करता है, जो अनुसंधान करता होता है वो परिकल्पना बनाता है। अनुसंधान की इस अवस्था में परिकल्पना अथवा परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। इस जिसका निर्माण अनुसंधान करता, इसको ऐसे बना लीजिएगा, करता वास्तविक अनुसंधान अध्ययन से पहले ही करता है। यह अनुमानित कथन में अनुसंधान के परिणाम के संबंध में भविष्यवाणी की जाती है। वास्तविक अनुसंधान बाद में जो परिणाम प्राप्त होते हैं उनके आधार पर भविष्यवाणी सही भी हो सकती है और क्या है, गलत भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर अध्ययन करता आप बना लीजिएगा। सब कुछ समस्या का चुनाव, समीक्षा, ये सब होने के बाद क्या है आपका परिकल्पना। पांचवा क्या, अध्ययन विधि। अध्ययन विधि में क्या करता है, तो देखिए इस चरण में अध्ययन करता अध्ययन के विधि का प्रयोग करता है। जैसे क्या, प्रतिदर्श के लिए, सैंपलिंग के लिए वो क्या करेगा, तो इस अवस्था में अनुसंधान करता है, इसको ऐसे बना लीजिएगा, करता अपने अध्ययन के प्रतिदर्श के संबंध में निर्णय करता है। यहाँ इस बात का निर्णय किया जाता है कि प्रस्तुत अध्ययन में से किस प्रकार का प्रतिदर्श होगा, प्रतिदर्श का आकार क्या होगा, किस आयु समूह में प्रयोज्य होंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है अध्ययन जो करेगा, अध्ययन करता है तो उसमें क्या है, सैंपलिंग लेता है। ठीक है, सैंपलिंग का आकार क्या होगा, सैंपलिंग जो है किस आयु वर्ग से आपने लिया, उसको सब कुछ क्या करेगा, बताएगा। फिर क्या है आपका अभिकल्प, अध्ययन अभिकल्प यानी अध्ययन डिजाइन। तो इस अवस्था में अनुसंधान करता अपने अध्ययन के लिए किसी उचित अभिकल्प का चयन करता है। सामान्यतः अभिकल्प दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें प्रायोगिक अभिकल्प या तथा अप्रायोगिक अभिकल्प, जिन्हें क्या है प्रायोगात्मक, प्रायोगिक नहीं, जिन्हें हम प्रयोगात्मक अभिकल्प कहते हैं और क्या है, अप्रयोगात्मक अभिकल्प कहते हैं। प्रयोगात्मक डिजाइन या अप्रयोगात्मक डिजाइन जो है कहते हैं। छठा क्या है, पांचवा क्या है आपका, परीक्षण, संचालन व प्रदत्त संग्रह। अनुसंधान की यह अवस्था अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस अवस्था में काफ़ी सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। इस अवस्था में वास्तविक अनुसंधान शुरू किया जाता है। निर्धारित समय तथा स्थान के अनुसार अनुसंधानकर्ता प्रयोजकों के पास जाता है और उन पर जो है अपेक्षित परीक्षणों का क्या करता है, संचालन करता है। छठे पॉइंट की ओर बढ़ते, छठा पॉइंट क्या, परिणाम एवं विवेचन। अनुसंधान की इस अवस्था में परिणाम की विवेचना की जाती है। प्रत्येक स्वतंत्र चर से संबंधित परिणाम को एक तालिका में प्रस्तुत करके विवेचना की जाती है। इस बात की व्याख्या की जाती है कि इस चर्चा के संबंध में जो परिकल्पनाएं बनाई गई थी वह सही प्रमाणित हुई हैं या गलत। सही या गलत प्रमाणित होने के कारण व्याख्या पहले किए गए अनुसंधानों के परिणाम के संदर्भ में की जाती है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि आज से पहले जैसे उस टॉपिक पर कितने लोगों ने रूढ़िवादी पर जो है रूढ़िवादिता पर जो टॉपिक था आपका कि रूढ़िवादिता पर जो है क्या सांप्रदायिक कारकों और का जो है प्रभाव पड़ता है, सांप्रदायिक और असांप्रदायिक ऐसे था ना अभी टॉपिक ऊपर, तो वो पड़ता है, तो वो कहाँ तक जो है सही है और कहाँ तक गलत, संज्ञानात्मक रूढ़िवादी विचार पर जो है संज्ञानात्मक का जो है क्या प्रभाव पड़ता है, तो कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है, ये था आपका। तो उसमें जो है ये देखा जाता है कि मतलब उससे जो प्राप्त जो आंकड़े मिले उसमें कितना सच्चाई है कितना नहीं, तब किन कारणों से वह सही हुआ, किन कारणों से वह गलत हुआ, इन सब कारणों का जो है पता लगाकर जो है क्या है व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। सातवां चरण क्या है आपका, वैज्ञानिक सामान्यीकरण। वैज्ञानिक सामान्यीकरण में क्या होगा, तो अनुसंधान की इस अवस्था में प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण तथा निरूपण में पाए गए परिणामों को सामान्यीकरण किया जाता है। दूसरे शब्दों में जो परिणाम थोड़े से लोगों के संबंध से प्राप्त होता है उसे उस तरह के सभी लोगों पर जो है लागू होता है। ठीक है, तो यही सामान्यीकरण का मतलब कि जनरलाइजेशन मतलब वो सभी तरह से सभी में वो गुण क्या है पाया गया। आठवां हमारा क्या है, आठवां जो है आपका अनुसंधान की रिपोर्ट तैयार करना। अनुसंधान की यह अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान कार्यों के विभिन्न चरणों और या अवस्थाओं या प्राप्त परिणामों के संदर्भ में एक प्रतिवेदन या रिपोर्ट तैयार करता है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी जागरूक व उत्सुक लोगों को अनुसंधान के परिणाम से क्या करना, अवगत कराना था। लास्ट में क्या करते हैं, अनुसंधान रिपोर्ट। अभी हमने आपको स्टार्टिंग क्वेश्चन ही बताया, रिसर्च रिपोर्ट या अनुसंधान प्रतिवेदन या अनुसंधान की रिपोर्ट, तो ये सब आपका जो है उस समय मिलता है। अब देखिए हम अब परिभाषा की तरफ हम बढ़ते हैं, उसका परिभाषा देखते हैं कि उसका परिभाषा क्या है।
देखिए, अब परिभाषा की बात हम करते हैं गुडे एवं हार्ट के अनुसार। तो देखिए, अनुसंधान के परिणाम केवल अनुसंधानकर्ता, ठीक है? अनुसंधान के परिणाम केवल अनुसंधानकर्ता तक ही सीमित न रहे, बल्कि क्या है, दूसरे उत्सुक लोगों तक भी पहुंच सके, इसके लिए अनुसंधान रिपोर्ट तैयार करना जो है आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये जो है अनुसंधान से संबंधित आपके चरण से जो है परिभाषा, ये सब हो गया। अब आइए देखिए, अनुसंधान की उपयोगिता या महत्व के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो अनुसंधान की उपयोगिता या महत्व के बारे में देखिए, पहला पॉइंट क्या है, अज्ञानता और अंधविश्वास का नाश करना। जो खोज होता है वो क्या है, अज्ञानता को दूर करता है और अंधविश्वास को खत्म करता है। ठीक है, इसीलिए जो है शोध का जो है उपयोगिता या महत्व होता है। तो देखिए, प्रत्येक समाज में कुछ न कुछ अंधविश्वास और रूढ़ियाँ होती हैं, जिसे समाज को अत्यंत ही नुकसान होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, समाज को क्या अत्यंत नुकसान होता है। हमारे जीवन व्यवहार में अनेक प्रथाएं ऐसी होती है जो तर्क सम्मत नहीं होती। अज्ञानता के कारण इन विश्वासों पर व्यक्ति चलता रहता है। इसी से जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं और समस्याओं का जन्म होता है। सामाजिक अनुसंधान के द्वारा अज्ञानता और अंधविश्वास को समाप्त करने तथा सही मूल्यांकन के आधार पर समाज को आगे बढ़ाने का जो क्या है, हम जो है प्रयास करते हैं। अब आइए देखिए, दूसरा हमारा क्या है, दूसरी जो है उपयोगिता या महत्व क्या है। तो अनुसंधान विश्वसनीय ज्ञान की प्राप्ति। अनुसंधान से हमें नवीन ज्ञान के साथ साथ ऐसा ज्ञान भी प्राप्त होता है जिस पर विश्वास किया जा सके। इस ज्ञान का परीक्षण और पुनः परीक्षण भी किया जा सकता है। जैसे आप एग्जाम्पल के जरिए देखिए कि यदि किसी व्यक्ति से वेश्यावृत्ति का कारण पूछा जाए तो शायद वह एक ही उत्तर देगा। यही कहेगा कि सुखों में विभिन्नताओं की इच्छा सॉरी यौन संबंधी सुखों में विभिन्नताओं की इच्छा इसका एकमात्र कारण है। यदि अगर किसी अनुसंधानकर्ता से इस समस्या का कारण पूछा जाए तो वह बताएगा कि मजबूरी हो सकती, बुद्धिहीनता हो सकती, आर्थिक संकट हो सकता है, पिता का न होना हो सकता है, आदि अनेक कारण बताएगा। यह सभी कारण जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके विश्वसनीय होते हैं और क्योंकि ये क्या है, आंकड़ों के आधार पर प्राप्त किया गया था। ये भी बात सही है कि जो विश्वसनीय होगा, तो अब जैसे कि यौन संबंधी सुखों में विभिन्नता की इच्छा, तो ये तो मानकर चलिए ये विश्वसनीय नहीं है। लेकिन अगर हम वेश्यावृत्ति को देखेंगे कि भाई मजबूरी में कह रही है, बुद्धिहीनता, बुद्धि का कमी है, आर्थिक संकट है, पिता नहीं है, घर में गार्जियन नहीं है, तो जीविकोपार्जन कैसे चलेगा। तो ये सब क्या, ये सब आंकड़े हम प्राप्त कर रहे हैं, उसके आधार पर ये क्या, ये जो विश्वसनीयता को जो है प्रमाणित करता है। ठीक है, अब आइए देखिए, तीसरा हम बात करते हैं नवीन ज्ञान की प्राप्ति। नवीन ज्ञान की प्राप्ति में क्या है, जब किसी प्रकार का सामाजिक अनुसंधान किया जाता है, उससे नए तथ्य प्रकाशित में आते हैं उससे होगा, यहाँ पे बना लीजिएगा, उससे नए तथ्य जो है प्रकाशित में आते हैं। इन नवीन तथ्यों के आधार पर हम नए विचारों, विश्वासों और मान्यताओं को जन्म देते हैं। यह विचार समाज के अनुकूल होते हैं और इनसे सामाजिक विकास और प्रगति में क्या होती है, सहायता मिलती है। ठीक है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति के में भी क्या होता है, आपका अनुसंधान का बहुत बड़ा रोल होता है। अब देखिए, चौथा हम क्या देखते हैं, हम सामाजिक प्रगति में सहायक। समाज की प्रगति तभी संभव है जब विकास को सामाजिक कल्याण की दृष्टि से किया जाए और प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके। सामाजिक अनुसंधान के द्वारा वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है। यह ज्ञान समाज की प्रगति में भी क्या होता है, सहायक होता है। तो देखिए स्टूडेंट, ये आज आप लोगों का जो है मतलब 4 क्वेश्चन, 2 लॉन्ग 2 शॉर्ट हमने दे दिया। और ये जो है आपके जिनका कल 17 जो है फरवरी को एग्ज़ाम मिर्ज़ापुर वाली यूनिवर्सिटी का है, तो ये जो है वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और भी विद्यापीठ का तो शेड्यूल आया नहीं, अभी एग्जामिनेशन फॉर्म ही नहीं भरा है, तो शेड्यूल कहाँ से आएगा। और ये आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है क्लास है आपकी। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ और आप लोगों को मैं बता रही हूँ स्टूडेंट,
जिनका आज विद्यापीठ मिर्ज़ापुर यूनिवर्सिटी माँ विंध्यवासिनी का एग्ज़ाम था। आज का पेपर आप लोगों को कैसा गया ये मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरा नंबर जो है ये आप लोग नोट कर लीजिएगा 700 ठीक है 73127339। ये आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसी पर आप लोग जो है मुझे आज का जो है मॉडल पेपर जो है भेज दीजिएगा 7007312739 ठीक है। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में और आज का पेपर आप लोगों को कैसा हुआ ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन करिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में और कल के एग्ज़ाम के लिए सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट।